ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरीन इज चेंज्ड बाय अनदर प्यूरीन, और ट्रांसवर्शन में क्या होता है, प्यूरीन इज चेंज्ड बाय अ पिरिमिडीन या वाइस वर्सा। जो पॉइंट म्यूटेशन है उसके 3 इफेक्ट हो सकते हैं। पहला तो साइलेंट म्यूटेशन, मतलब जो कोडोन चेंज हुआ है उसका भी जो मतलब है वो भी सेम अमीनो एसिड को कोड करे जो पहले वाला करता था। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जो नया कोडोन बनता है वो किसी और अमीनो एसिड को कोड करता है। एंड जो नॉन सेंस म्यूटेशन होता है वो उसका मतलब होता है कि जो नया कोडोन बना वो स्टॉप कोडोन बनता है। तो इसकी वजह से सारी ट्रांसलेशन ही ख़त्म हो जाती है। तो जो मिससेंस म्यूटेशन होते हैं उसके 3 एग्जाम्पल है। पहला है एक्सेप्टेबल, मतलब ये हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन में। अगर हीमोग्लोबिन में कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से, मतलब ये अमीनो एसिड हमें पढ़ने नहीं है किसकी म्यूटेशन किस में हो रही है, लेकिन एक हीमोग्लोबिन बनता है हिकारी हीमोग्लोबिन जिसका फंक्शन सेम होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन से, इसलिए वो होता है एक्सेप्टेबल। अगर वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है मतलब वो पार्शियली एक्सेप्टेबल है, मतलब वो बिल्कुल ही फैटल नहीं होता लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एंड तीसरा होता है मेट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मतलब कि इससे क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही ख़त्म होने लग जाती है, तो इसे कहते हैं हम अनएक्सेप्टेबल म्यूटेशन। उसके बाद हमने अभी पढ़ा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के क्या इफ़ेक्ट होता है, सबसे पहले तो जहाँ पे म्यूटेशन हुई उसके बाद का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, मतलब उसके बाद का सारे कोडोन्स चेंज हो गए, इसीलिए कुछ और ही प्रोटीन बन जाएगा जो हम नहीं बनाना चाहते। उस प्रोटीन को कहते हैं गार्बल्ड प्रोटीन। उसके बाद है अगर कोई कोडोन जो कि पहले किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा था वो स्टॉप कोडोन बन जाए तो देयर विल बी प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ सिंथेसिस। एंड तीसरा है रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन। रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन में क्या होता है कि मान लो पहले कोई म्यूटेशन हुई लेकिन उस म्यूटेशन के बाद मतलब कि जैसे पहले अगर इंसर्शन म्यूटेशन हो रही है तो उसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई, मतलब कुछ डिलीट हो गया, तो इसका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा जिसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन। उसके बाद है कि रीड थ्रू म्यूटेशन क्या होती है। रीड थ्रू म्यूटेशन में क्या होता है कि नॉर्मली जो स्टॉप कोडोन होता है वो स्टॉप कोडोन ऐसा कोडोन बन जाता है जो किसी अमीनो एसिड को कोड करे, मतलब कि जहाँ पे ट्रांसलेशन मान लो ऐसे कोडोन है तो ये हमारा स्टॉप कोडोन है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये स्टॉप कोडोन की जगह मान लो ग्लूटामिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए इसके आगे अब दोबारा ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। मतलब जिस जगह पे म्यूटेशन होगी वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, मीन्स वी कैन रीड थ्रू दैट म्यूटेशन। तो इसीलिए इस तरह की म्यूटेशन को हम रीड थ्रू म्यूटेशन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा था उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी जब तक कोई अगला स्टॉप कोडोन हमें नहीं मिल जाता। उसके बाद आता है सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि कोडोन एबनॉर्मल हो रहा है, कोडोन में म्यूटेशन हो रही है, लेकिन अगर एंटी कोडोन में म्यूटेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं सप्रेसर म्यूटेशन। अब एंटी कोडोन किधर होता है, एंटी कोडोन होता है टीआरएनए में। तो अगर टीआरएनए ही एबनॉर्मल है तो मतलब एंटी कोडोन एबनॉर्मल है तो वो एबनॉर्मल कोडोन से जाकर बाइंड होगा, अगर वो एबनॉर्मल कोडोन से बाइंड होगा तो एबनॉर्मल अमीनो एसिड बन जाएगा। तो जो इस ऐसे टीआरएनए को हम कहते हैं सप्रेसर टीआरएनए और ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं सप्रेसर म्यूटेशन। तो सप्रेसर म्यूटेशन किधर होती है, एंटी कोडोन आर्म ऑफ टीआरएनए जो किससे बाइंड करेगा, म्यूटेटेड कोडोन से। तो अगर ये सप्रेसर टीएनए का इफेक्ट क्या होता है, सेल इज ससेप्टेबल टू अर्ली डेथ एंड दीज आर एसोसिएटेड विद डिसीजेस। ठीक है। उसके बाद है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए अभी हमने सुबह पढ़ा था कि एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, तो अभी हम एमआरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर दोबारा से देखते हैं क्या होता है। 5' एंड होता है और एक 3' एंड होता है। 5' एंड पे कैपिंग होती है, 3' एंड पे पोली ए टेल होती है। और ये हमने यूटीआर पढ़े थे, अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब अगर ये नॉन कोडिंग रीजन एंड पर होता है तो उसे यूटीआर कहते हैं और अगर बीच में होते हैं तो इंट्रोन्स कहते हैं, और इंट्रोन्स को हमने निकाल दिया था तो अब ये यूटीआर बचे है। एंड बीच में होता है कोडिंग सीक्वेंस,
और 5' एंड पर कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशिएशन कोडोन, एंड 3' एंड पर कोडिंग सीक्वेंस के एंड में क्या होता है, टर्मिनेशन कोडोन। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है mRNA का। उसके बाद हम देखेंगे tRNA। tRNA को हम बाइलिंगुअल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। बाइलिंगुअल मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लो ये हमारा tRNA की हमने रिप्रेजेंटेशन की है, तो tRNA के इन्फीरियर साइड पे एक एंटीकोडोन आर्म होती है। वो एंटीकोडोन कोडोन से बाइंड करेगी, और कोडोन किस में होता है, mRNA में। दूसरा जो tRNA है उसके सुपेरियर एक्सपेक्ट में वो अमीनो एसिड से बाइंड करता है। मतलब एक tRNA अमीनो एसिड से भी बाइंड कर सकता है और mRNA से भी बाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हम tRNA को बाइलिंगुअल मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेशन पर। तो इतना पढ़ना था हमारे लिए ज़रूरी ट्रांसलेशन की एक इंट्रोडक्शन के लिए। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है mRNA से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो अब हम एक बार शुरू से शुरू करेंगे, सिर्फ सुनना अभी मतलब इतना मत देखना कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, एक हाँ, राइबोसोम होता है हमारा। तो अभी हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या होता है, 60S यूनिट होती है और 40S यूनिट होती है। तो राइबोसोम क्या करता है, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन से पहले 60S और 40S में ब्रेक कर जाता है। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है 40S से। तो हम 40S से शुरू करते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स में जो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन को, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो अब जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर क्या है, वो अलग अलग चीज़ों से बाइंड करते हैं। वो राइबोसोम की यूनिट से भी बाइंड करते हैं और वो tRNA से भी बाइंड करते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो जो 40S सब यूनिट है, उस 40S सब यूनिट में 2 इनिशिएशन फैक्टर स्टार्ट करते हैं, 1A और 3। तो अभी हमें यही याद करना है कि स्टार्ट हो रहा है तो 1 से शुरू होगा, और 1 के बाद क्या आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। अभी 2 नहीं आ रहा। 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 2 जाएगा tRNA के पास। तो सबसे पहले आया 1A और 3। अब 1A और 3 इस 40S सब यूनिट से बाइंड कर गया। अब आता है tRNA का काम। तो जो हमारा tRNA है, tRNA क्या होता है, सबसे पहले tRNA चार्ज होता है मीथियोनिन को एक्सेप्ट करके। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में ये देखा था कि tRNA mRNA और अमीनो एसिड दोनों से बाइंड करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेस। तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड को tRNA से बाइंड करवाता है बाय यूजिंग ATP। तो ये एंजाइम है। एंजाइम पे एक साइड पे tRNA लगता है, एक साइड पे ATP लगता है और एक साइड पे मीथियोनिन लगता है। एंड ATP कन्वर्ट्स इनटू AMP, एंड जो मीथियोनिन है वो tRNA के ऊपर लग जाता है, एंड इस tRNA को हम कहते हैं चार्ज्ड tRNA विद मीथियोनिन। तो अब ये जो tRNA है विद मीथियोनिन, ये एक्सेप्ट करता है इनिशिएशन फैक्टर 2 बाय यूजिंग GTP। तो इसके ऊपर GTP और इनिशिएशन फैक्टर 2 लग जाता है। तो ये जो अब पूरा tRNA का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, उस राइबोसोम की 40S सब यूनिट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमें क्या याद करना है कि इसका जो नाम है, इसका नाम है 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद अब तो हमने कहा कि tRNA अमीनो एसिड से बाइंड करता है, दूसरा mRNA से बाइंड करता है। तो इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले tRNA बाइंड करता है अमीनो एसिड से, फिर बाइंड करेगा 40S सब यूनिट से। अब बचा हमारा mRNA। तो अब mRNA के साथ क्या होता है, ये रहा हमारा mRNA। mRNA में बाइंड करती है एक यूनिट। वो यूनिट, ये एक प्रोटीन की यूनिट है, प्रोटीन, और उसका नाम क्या है, 4F। तो ये जो 4F यूनिट है, ये भी कई चीज़ों से बनी होती है, जो है 4E, 4A और 4AG। तो ये हमें याद नहीं करनी, हमें सिर्फ ये याद करना है कि 4F आता है। तो 4F क्या करता है, इसके हेड पर जाके बाइंड कर देता है। उसके बाद 4A और 4B आता है, जो कि इसकी टेल के ऊपर बाइंड करता है।
ठीक है। तो अब ये हमारा mRNA भी तैयार हो चुका। अब ये mRNA जाके इस 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये अब नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, अब हमारा काम आता है 60S राइबोसोम की सब यूनिट का। अब देखो हमने इधर क्या क्या यूज़ कर लिया, कौन से इनिशिएशन फैक्टर यूज़ कर लिए, 1 यूज़ कर लिया, 2 यूज़ कर लिया, 3 यूज़ कर लिया। तो अब क्या है, 4 नहीं किया, लेकिन 4 नाम का एक आ गया ना, एक आ गया 4F आ गया, तो 4 भी छोड़ो। अब 5 बचा और 6 बचा। तो 5 क्या करता है, 5 बाद में आएगा, पहले आता है 6। तो 6 क्योंकि देखो 60S नाम है तो इसमें फैक्टर भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो 60S के ऊपर 6 इनिशिएशन फैक्टर आ गया और वो इससे बाइंड करेगा। तो अब क्या होगा, इस पूरे 48S कॉम्प्लेक्स में से क्या क्या निकल जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर 3 निकल जाएगा, 1A निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, मतलब 1 2 3 सारे निकल गए, लेकिन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब क्या क्या लगेगा, 6 इनिशिएशन फैक्टर 6, इनिशिएशन फैक्टर 5। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अब इस कॉम्प्लेक्स में 60S सब यूनिट है, 40S सब यूनिट है, हमारा mRNA है, हमारा tRNA है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, 80S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आ गया समझ। तो इसमें ना याद क्या करना है हमें, सबसे पहले राइबोसोम को तोड़ना है 60S में और 40S में। 60S नाम से पता चलता है 6 आके इसके साथ जुड़ेगा इनिशिएशन फैक्टर। 40S में क्या जुड़ेगा, 1 तो जुड़ेगा, लेकिन इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे 60 के साथ 6 ऐड हुआ, वैसे 40 के साथ 4 ऐड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 1 आ गया तो 1 + 3 = 4, इसलिए 3 आएगा। अब बचा 2, इनिशिएशन फैक्टर 2 जाएगा tRNA के पास, तो tRNA आके मिल जाएगा इस 40S पे। तो सबसे पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना 43S। अब हमने 1 2 3 लगा दिए, तो इनिशिएशन फैक्टर 4 नहीं आता, लेकिन 4F नाम की एक सब यूनिट आती है जो mRNA से बाइंड कर देगी। अब mRNA पे 4F आया तो 4A और 4B भी आएगा। ये सारी चीज़ें मिलके 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब इसमें से 1 2 3 इनिशिएशन फैक्टर निकल जाएंगे और 5 आके लग जाएगा, जो कि कंबाइन करेगा 60S सब यूनिट से, एंड फाइनली क्या बन जाता है, 80S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद है 2 सीक्वेंस का नाम आता है, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस और कोजाक सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये इनिशिएशन कोडोन को सराउंड करते हैं। जो mRNA के, अभी हमने देखा था mRNA के स्ट्रक्चर में 5' एंड पर इनिशिएशन कोडोन होता है, एंड मोस्टली इनिशिएशन कोडोन क्या होता है, AUG। तो इसको सराउंड करते हैं 2 सीक्वेंसेस, शाइन डेलगार्नो और कोजाक सीक्वेंस। कोजाक सीक्वेंस यूकैरियोट में होता है, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट में होता है। दोनों का काम क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन साइट। इतना समझ, अगर इसमें कुछ नहीं आया होगा तो बता देना। उसके बाद है हमारा हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक रेप्लिकेशन पढ़ी और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी। दोनों में क्या होता है, 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये था हमारा इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या बना था, 80S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इनिशिएशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में हम ये वैसे ही देखेंगे। तो अब क्या है, ये हमारी राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये और ये क्या सब यूनिट्स है। तो इस राइबोसोम में 3 साइट्स होती है tRNA के लिए, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई साइट होती है एग्जिट साइट, पी साइड होती है पेप्टाइडल साइड और ए साइड होती है अमीनो एसिड साइड। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा था, जो इनिशिएशन में tRNA, चार्ज tRNA आया था, चार्ज का मतलब tRNA पे मीथियोनिन लगा था। तो ये जो चार्ज्ड TNA है ये पी साइड पर लगा होता है, और ये रहा हमारा mRNA। इतना तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमने इनिशिएशन में बना लिया था। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले, अब इसमें भी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, तो कौन सा फैक्टर आएगा, 1A। तो इनिशिएशन फैक्टर 1A आता है।
लेकिन ये 1A किसको लेकर आएगा, अगले अमीनो एसिड को, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट अमीनो एसिड चाहिए ना चेन बनाने के लिए। तो एक tRNA आएगा विच इज़ कैरिंग नेक्स्ट अमीनो एसिड, एंड ये जो tRNA है ये क्या बनेगा, अमीनो असाइल tRNA बाय कैरिंग द नेक्स्ट अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये जो tRNA है ये इनिशिएशन फैक्टर 1A से बाइंड करेगा, और इस फैक्टर में क्या आता है, जीटीपी एडिशन होती है। तो मतलब इस स्टेप में एक जीटीपी लगता है। तो अब क्या होगा, इस स्टेप में जो इनिशिएशन फैक्टर है वो ए साइट में ये अमीनो एसाइल टीआरएनए को दे देगा ऐसे, और बाकी जीटीपी से जीएमपी बन जाएगा एंड इन फैक्टर अपना काम करके बाहर निकल जाएगा। अब क्या है, हमारा पी साइड पे मीथियोनिन है और ए साइड पे एक नया अमीनो एसिड है। तो क्या होगा कि ये जो ए है ये अमीनो एसिड ट्रांसफ़र होगा, मतलब क्या, मीथियोनिन ट्रांसफ़र होगा ए के पास, क्योंकि हमें चेन बनानी है ना। तो एंजाइम यूज़ होगा पेप्टाइडियल ट्रांसफरेज, जिसमें जो मीथियोनिन है वो हमारा नए अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, और जो हमारा ओरिजिनल टीआरएनए था सबसे पहले वाला वो ई साइट पर आ जाएगा एंड इट विल एग्जिट। तो हमें अब क्या लाना है, इसके लिए एग्जिट साइट पर पहुंचाने के लिए एक नया इनिशिएशन फैक्टर आएगा विच इज़ इनिशिएशन फैक्टर 2, जो कि जीटीपी के साथ आएगा। तो ये इसे जीटीपी की एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एग्जिट और जो नया, मतलब इनकी मूवमेंट के लिए जीटीपी आती है। तो जीटीपी कौन प्रोवाइड करता है, इनिशिएशन फैक्टर 2। तो इसकी ऐसे रिपीटेड साइकिल्स चलती जाएंगी जिसकी वजह से एक इलोंगेटेड पेप्टाइड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं इलोंगेशन स्टेप। तो अभी तक एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ। सबसे पहला हमारा एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड का, वो हमने देखा था, जो एंजाइम यूज़ होता है वो एटीपी से एएमपी बनाता है। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 एटीपीज। उसके बाद जो हमारा सबसे पहले स्टेप में, इलोंगेशन के पहले स्टेप में एक एटीपी लगा जो इनिशिएशन फैक्टर 1A के साथ आया, एंड दूसरे स्टेप में एक और जीटीपी लगा जो इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ आया था। इसीलिए जो नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP एंड 2 GTP। ठीक है, उसके बाद अब आखिरी स्टेप होता है हमारा टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, ये हमारी ई साइट है, ये हमारी पी साइट है एंड ये हमारी ए साइट है। तो ई साइट पर ये हमारा सेकेंड लास्ट टीआरएनए है, ए साइट पर हमारा लास्ट टीआरएनए आ गया और उसने एक इलोंगेटेड पेप्टाइड चेन बना ली। तो एक यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर होता है जो कि जीटीपी से बाइंड करके आता है, एंड ये रिलीज फैक्टर क्या करता है, ए साइट पर बाइंड कर देता है। जैसे ही वो ए साइट पर बाइंड करता है तो इस टीआरएनए और लास्ट अमीनो एसिड का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एंड विद और ये क्या होती है, एक हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती है, मतलब वाटर की हेल्प से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड ये पेप्टाइड इज रिलीज्ड। अब यहाँ से टीआरएनए भी रिलीज हो जाएगा एंड ये रिलीज फैक्टर भी रिलीज हो जाएगा, एंड जो 60S और 40S सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा ट्रांसलेशन की प्रोसेस। तो इसे एक बार मतलब तुम लिखोगे तो याद हो जाएगी। देखने में मुश्किल लगता है कि बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर हैं, लेकिन वो याद हो जाएंगे कि कैसे कैसे कौन सा आया। अब जिसमें मेन चीज़ है वो है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन की रेगुलेशन है वो 2 स्टेप्स पर होती है। पहली है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 की, एंड दूसरी है 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। तो जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है जिसकी 3 सब यूनिट्स है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये जो सब यूनिट है इनमें से जो अल्फ़ा सब यूनिट है अगर हम इसकी फॉस्फोराइलेशन करें तो ये इनिशिएशन फैक्टर इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्यों होता है ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो लाइन है कॉम्प्लिकेटेड सी है, ये रहने दो। तो ये जब इनएक्टिव हो जाता है तो इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या बना रहा था, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए अगर ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप। तो ये काइनेज एक्टिवेट कब होता है, मतलब इसकी फॉस्फोराइलेशन कौन से स्टेट में होती है जब हमें प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं चाहिए।
कब होती है? स्टारवेशन में। तो इसमें ना एक चीज़ है कि स्टारवेशन में तो हमें चाहिए कि प्रोटीन आए, एनर्जी आए, लेकिन ट्रांसलेशन में हमें कितना 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स चाहिए। तो स्टारवेशन में हम एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए स्टारवेशन में, वायरल इन्फेक्शन में, या अगर डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो हम कहेंगे अभी और प्रोटीन मत बनाओ, आगे वाला भी ख़राब बनेगा। हीट में, हाइपरोस्मोलारिटी में। फिर एट द लेवल ऑफ 48s, इससे हम कह सकते हैं एट द लेवल ऑफ 43s, अब ये है एट द लेवल ऑफ 48s। तो क्या होता है, हमने अभी 4F किया था, इनिशिएशन फैक्टर 4F, जो कि कैप से बाइंड हुआ, तो वो बना होता है 4A से, 4G से और 4E से। अब जो 4E वाला कंपोनेंट है इसका, वो उसकी रेगुलेशन होती है बाय फोस्फोराइलेशन। तो फोस्फोराइलेशन में क्या होगा, फोस्फोराइलेशन उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है, एंड जब 4E एक 4E बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड कर देता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है वो है कि जो इनिशिएशन फैक्टर 4F है उसकी एक सब यूनिट होती है 4E, जो कि फॉस्फोराइलेशन से रेगुलेटेड होती है, एंड फॉस्फोराइलेशन उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद है, अब हमने प्रोटीन तो बना लिया ट्रांसलेशन के बाद, तो अब जो प्रोटीन है, अब उस प्रोटीन को हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देना है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही एक एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर को देने के लिए उसकी फोल्डिंग करनी पड़ती है, एंड वो फोल्डिंग होती है स्पेशल प्रोटीन से, एंड उस स्पेशल प्रोटीन का नाम होता है चैपरोन्स। तो ये जो फोल्डिंग है, इसमें क्या होता है, नॉन कोवलेंट वीक इंटरेक्शंस होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड या सोल्ट ब्रिजेस। हाउएवर इस फोल्डिंग में इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं इन द केस ऑफ इंसुलिन। तो अभी हमने क्या कहा कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते, वीक इंटरेक्शन होती है, लेकिन इंसुलिन के केस में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कौन से कोवलेंट बॉन्ड? इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड अगर इस प्रोटीन फोल्डिंग में कोई डिसऑर्डर हो जाए तो डिसीज़ होता है, एंड उस डिसीज़ की एक कॉमन कैटेगरी होती है प्रायोन डिसीजेस। उसके बाद है कि ये सारी ना हमारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, कि अब ट्रांसलेशन होगी तो अब क्या मॉडिफिकेशन होगी। दूसरी मॉडिफिकेशन होती है एन और सी टर्मिनल वाली मॉडिफिकेशन। तो हमने देखो सबसे पहला अमीनो एसिड क्या ऐड किया था, मीथियोनिन ऐड किया था, लेकिन अभी हम यूकैरियोट्स का पढ़ रहे थे। तो प्रोकैरियोट्स में मीथियोनिन ऐड नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मीथियोनिन ऐड होता है, एन टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। और यूकैरियोट्स में मीथियोनिन, क्योंकि ये इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है। लेकिन जो हम प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, उनमें ये दोनों होते ही नहीं है, ये दोनों अमीनो एसिड नहीं होते, मतलब ये दोनों अमीनो एसिड्स आर रिमूव्ड। और अमीनो एसिड को रिमूव करने का एंजाइम क्या होता है? अमीनो पेप्टाइडेजेस, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो यूकैरियोटिक प्रोटीन है उनके एन टर्मिनल पे एसिटाइलेशन होती है, एंड कई प्रोटीन्स में सी टर्मिनल वाले अमीनो एसिड भी मॉडिफाइड होते हैं। अब जो हमारा नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी क्लीवेज भी होती है यूजुअली, जैसे कि इंसुलिन बनता तो कैसे है, उसमें 3 चेन्स होती है, ए बी और सी, लेकिन जो मेच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी चेन नहीं होती। उसके बाद है काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, इनमें भी इनको भी एक्टिव करने के लिए कई पोर्शन का क्लीवेज करना पड़ता है। फिर है इंडिविजुअल अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन होती है, जैसे जो मिल्क प्रोटीन होता है केजिन, उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, क्योंकि ये फॉस्फो प्रोटीन है, मतलब ये बना तो प्रोटीन था लेकिन फिर इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई। फॉस्फोराइलेशन क्यों होती है? क्योंकि जो फॉस्फेट होता है वो चिलेट करता है कैल्शियम आयंस को। तो मतलब मिल्क हमें 3 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एक तो प्रोटीन जो वो बनता है, फिर उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो फॉस्फेट प्रोवाइड करता है, एंड फॉस्फेट कैल्शियम को चिलेट कर लेता है, इसीलिए कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन। तो जो कोलाजन होता है वो हमने उसमें पढ़ा, किसमें? ईसीएम में पढ़ा कि कोलाजन में प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यू होती है, तो उनकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है कोलाजन की मैच्यूरेशन के लिए। फिर है
जो कोएगुलेशन फैक्टर होता है उसमें ग्लूटामेट रेजिड्यू होते हैं, उनकी कार्बोक्सिलेशन भी होती है। उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीओग्लाइकन्स बनाने के लिए। फिर जो हीम होता है, जो हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन चेन होती है उनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप का ऐड होता है, मतलब ऐसे ग्रुप का एडिशन होता है जो कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद पी बॉडीज़ क्या होती है, ये साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनलीज होती है जो कि एमआरएनए जैसी दिखती है, लेकिन इनका काम क्या होता है, दे आर साइट ऑफ एमआरएनए डिग्रेडेशन एंड ट्रांसलेशन रिप्रेशन। इसमें क्या होता है, एमआरएनए डिग्रेड होता है और जो एमआरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होती उनका स्टोरेज होता है। उसके बाद है इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो कुछ ड्रग्स है जो कि ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है। सबसे पहली है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, ए साइट पर अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग नहीं करने देती। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, 30S राइबोसोम से बाइंड कर कर उसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर देती है। तो ये क्या प्रोकैरियोट्स में होगा, क्योंकि यूकैरियोट्स में 30S यूनिट होती ही नहीं, तो इसीलिए बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक होती है। फिर है हमारी क्लोरेम्फेनिकोल, ये क्या करती है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। फिर है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन 50S से बाइंड करती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S से करते हैं वैसे एरिथ्रोमाइसिन 50S को करती है। फिर है साइक्लोहेक्सामाइड। साइक्लोहेक्सामाइड क्या करता है, सेम पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। एंड देन वी हैव प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन क्या करता है, ये और टीआरएनए का एनालॉग होता है, तो ये सभी राइबोसोम्स पर एक्ट करता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या चाहे यूकैरियोट हो। तो ये याद करनी है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा इसको। तो ये था हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद है ओपेरोन्स आते हैं ट्रांसलेशन के बाद। तो सबसे पहला हमारा जो ओपेरोन होता क्या है, तो इसका एक स्लाइड शायद उसमें आई नहीं। तो ओपेरोन क्या होता है, तो हमारा जो भी जीन जेनेटिक सिस्टम होता है ना, तो हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो हर प्रोसेस को हमें रेगुलेट करना पड़ता है। तो हर प्रोसेस का अपनी एक जेनेटिक यूनिट होती है, उस जेनेटिक यूनिट को हम कहते हैं ओपेरोन। तो एक ओपेरोन का अपना प्रोमोटर होता है, अपना ऑपरेटर होता है, अपना सारा मतलब जो एक क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग ओरिजिन साइट होती है, प्रोमोटर वगैरह सब कुछ इसके पास अपना होता है ओपेरोन के पास। तो सब तो ये जो लैक ऑपेरोन वगैरह है ना, ये हमने सेम 12th में पढ़ा हुआ है, तो ये सेम है। तो मुझे बता दो ये तुम्हें दोबारा पढ़ना है या नहीं, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या उससे पहले ना, चलो एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो लैक ऑपेरोन करते हैं। लैक ऑपेरोन का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका भी एक 5' एंड होगा और एक 3' एंड होगा। 5' एंड पे एक यूनिट होती है, एक जेनेटिक यूनिट, जिसे हम कहते हैं लैक 1। लैक 1 क्या करता है, लैक 1 का काम होता है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। तो ये जीन है, जीन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कौन सा बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। उसके बाद होता है सीआरई। सीआरई क्या है, कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट। कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट से क्या बाइंड करता है, सीएएमपी और कैप का कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके बाद होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर का प्रोमोटर पे क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। एंड देन वी हैव ऑपरेटर। ऑपरेटर पे क्या बाइंड करता है, रिप्रेसर। रिप्रेसर बनाया किसने था, लैक 1 ने। ठीक है। उसके बाद होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स। कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन, लैक-Z, लैक-Y एंड लैक-A। ये कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, थायोगैलेक्टोसाइड, ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ऐसे ही है कि इन सबकी एक कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन हो सके। तो होता क्या है, ये हम इससे पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में ये है हमारा लैक 1। लैक 1 क्या कौन सा प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर। ये रिप्रेसर में 4 सब यूनिट्स होती है, एंड नॉर्मली ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है।
और आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोमोटर से बाइंड हुआ ही होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि इधर रिप्रेसर बाइंड हुआ है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता और इन जीन्स की ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती। ये हमारा नॉर्मल। उसके बाद है जब हमारे पास लैक्टोज है, तो जब लैक्टोज होता है अवेलेबल डाइट में, तो क्या होता है कि लैक्टोज एक एंजाइम से कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में। ये एलोलैक्टोज काम करता है इंड्यूसर का, एंड ये इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है एंड रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाके ऑपरेटर पर बाइंड कर देता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए आगे कुछ नहीं है। और जो इसके ये वाला CRE एलिमेंट था, उसमें कैम्प और CAP कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब ये CAMP आया कहाँ से? CAMP तब आता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत कम हो। तो ग्लूकोज कम होता है तो CAMP की अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो अगर ग्लूकोज नहीं है तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि अगर ग्लूकोज नहीं होता तो लैक्टोज आ जाता है एंड लैक्टोज रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इन सारे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA होता है, मतलब एक ही mRNA पे ये सभी जीन्स का प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन उसके बाद जब इनकी ट्रांसलेशन होती है तो अलग अलग 3 प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसमें यही है कि मतलब जब हमारी डाइट में ग्लूकोज बहुत कम हो और लैक्टोज ज़्यादा हो तो ये रिप्रेसर तो ये जो लैकोपेरोन है इसके 3 स्ट्रक्चरल एंजाइम काम करते हैं। उसके बाद आता है कि हमने क्या कहा कि लैक्टोज को ये अंदर आने नहीं देता शुरू में इधर। जब हमारे पास पूरा ये वाला जो स्टेप था, जब लैक्टोज नहीं है मतलब जब रिप्रेसर काम कर रहा है तो वो लैक्टोज को अंदर आने नहीं देगा। तो फिर ये एकदम से कैसे आता है? तो जब लैक्टोज की अमाउंट बढ़ जाती है ना तो ये काम करता है। उसका क्या मतलब है कि नॉर्मली तो कुछ डिग्री ऑफ इम्प्रेशन होता है हर जीन का, लेकिन जब लैक्टोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एलोलैक्टोज ज़्यादा अमाउंट में बनता है एंड वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। एंड ये जो प्रोसेस है कि कुछ अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा होता ही है, उसे हम कहते हैं स्टोकेस्टिक नॉइस। उसके बाद आता है SOS रिस्पॉन्स। SOS रिस्पॉन्स में क्या है कि अगर DNA का बहुत ही सीवियर डैमेज हो जाए तो उससे एक SOS रिस्पॉन्स होता है। SOS रिस्पॉन्स क्या है कि बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड जीन का कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होना, मतलब DNA का रिपेयर शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है और जो वायरस का लाइटिक फेज है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि DNA की डैमेज को लिमिट करना और वो डॉटर सेल में उसकी ट्रांसमिशन को मिनिमम कर देना। तो ये इसका एक काम ये करता कौन है वो हमें इस डायग्राम से समझ आएगा कि मान लो ये है DNA की डबल स्ट्रैंड और ये DNA का डैमेज हो गया तो वो डबल स्ट्रैंड ये इस पोर्शन में ये डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड बन गई। तो सिंगल स्ट्रैंड के अपोजिट एक प्रोटीन आकर जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं रेक ए। रेक ए के जुड़ने से एक प्रोटीन होता है लेक्स ए एंड लेक्स की ऑटो क्लीवेज हो जाती है। लेक्स ए का नॉर्मल काम क्या होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता। तो अगर लेक्स ए की ऑटो क्लीवेज हो जाती है तो इस पोर्शन में दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन मतलब वो होगा, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसकी वजह से ये दोबारा सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इसमें भी यही लिखा है सारा। तो इसमें दो प्रोटीन्स काम आते हैं, रेक के और लेग से। अब हाँ, तो ये क्या है कि हमने मतलब ये इम्पोर्टेंट है सबसे और इसमें क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं, कई तरह के प्रोटीन्स हमने पढ़ा रिप्रेसर क्या होता है, इंड्यूसर क्या होता है, एनहांसर क्या होता है एंड साइलेंसर क्या होता है। तो ये सभी प्रोटीन्स को डीएनए से बाइंड करना होता है। तो डीएनए से बाइंड करने के लिए उनको बहुत ही हाई एफिनिटी चाहिए होती है। इसीलिए हाई एफिनिटी के लिए इन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी यूनिक होता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ होती है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीएनए मोटिफ। मोटिफ क्या होता है? मोटिफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर।
तो ये जो हर हर जो जीन होता है या जो प्रोटीन होता है उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसे हम कहते हैं उनके डीएनए का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीएनए मोटिफ। तो मोटिफ इज़ बेसिकली डिज़ाइन। तो पहला इसमें हमें दो ही पढ़ने हैं। पहला है हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ। इसमें क्या होता है, 3 अल्फा हेलिक्स होते हैं एंड 3 बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, वैसे ही 3 बीटा प्लेटेड शीट्स होती है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये एक यूनिट होती है एंड ऐसे ही दूसरी यूनिट, ऐसे ही तीसरी यूनिट। तो ऐसे इसको हम कहते हैं हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ। इसका एग्जांपल है, ये होता है क्रो प्रोटीन के मोनोमर में। उसके अगला है जिंक फिंगर मोटिफ। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है फिंगर जैसा। बीच में होता है जिंक एटम एंड जिंक एटम क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है 4 अमीनो एसिड के साथ। ये अमीनो एसिड हो सकता है सिस्टीन या फिर हिस्टिडीन। इसका एग्जाम्पल होता है कैल्सिट्रायोल के रिसेप्टर का प्रोटीन। ठीक है, तो ये ना इधर तक था हमारा मेन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, जो हमने आज सुबह और अभी पढ़ा। इसके बाद जो चैप्टर है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हम 12th में पढ़ चुके हैं। वो मोस्टली वही चीज़ है उसमें। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें मैं इतना बता देती हूँ। पहला है, हमने जो बेसिक चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई है, सबसे पहले है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा डीएनए है। उस डीएनए में कहीं पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मान लो इधर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ये कट लगाता है एंड इसलिए इसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, मतलब ये डीएनए के अंदर कट करता है। तो इसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है आगे की प्रोसेस को जो इस डीएनए में होनी थी। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन साइट फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमारे पास चार जो है क्या कहते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो अगर एक मिनट, साइटोसिन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर एक कोडोन है, मतलब मान लो 3 बेस का एक कोडोन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो कितने अमीनो एसिड के बाद हमें दिखेगा। तो उसका फॉर्मूला आता है 3 की पावर 4। वो इतने अमीनो एसिड के बाद हमें दोबारा दिखेगा। उसके बाद है कि अगर हमें 6 कोडोन का एक रिपीटिंग या फिर 6 अमीनो एसिड का एक रिपीटिंग सीक्वेंस कब देखने को मिलेगा, तो वो होगा 6 की पावर 4। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन मैप। रिस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है कि हमारे जो प्रोकैरियोट है उनका सर्कुलर डीएनए होता है। हम इसे लीनियरली रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसके ऊपर मान लो इस साइड पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 एक्ट करता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 एक्ट करता है। तो हम एक ऐसा मैप बनाते हैं एंड उस मैप को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन मैप। उसके बाद है, हमने पढ़ा हुआ है 2 तरह के एंड्स होते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। तो जो स्टिकी एंड है वो क्या करते हैं, मतलब किसी से भी बाइंड कर जाएंगे तो उसकी डिसएडवांटेज काफ़ी होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम उस स्टिकी एंड को ब्लंट एंड बना देते हैं। ब्लंट एंड बनाने के लिए मान लो ये ऐसे है, तो ये क्या स्टिकी एंड है, तो इसे ब्लंट एंड बनाने के लिए हमें मतलब हमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करने पड़ेंगे। तो वो न्यूक्लियोटाइड अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने, मान लो मैंने AGA ऐड किया, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये ऐड किया, तो इसलिए मैं इसे बाद में निकाल भी सकूं। तो इसके लिए एंजाइम्स होते हैं टर्मिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक ही अमीनो एसिड की एक पूरी चेन ऐड कर देते हैं। तो ये 4 तरह का होता है। जो एडिनोसिन वाला टर्मिनल ट्रांसफरेज होगा वो AAA ऐड करेगा, जो गुआनिन वाला टर्मिनल ट्रांसफरेज होगा वो GGG ऐड करेगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, लास्ट में होमोपोलीमर्स को ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोपोलीमर ट्रेनिंग। एंड जो टर्मिनल ट्रांसफरेज है वो क्या करेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे सेम किधर, 3' एंड पर। तो इन्हें कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए क्योंकि एक ही चीज़ को ऐड करना है, और कोई प्राइमर भी नहीं चाहिए। तो ये 4 तरह के होते हैं। उसके बाद है ब्लोटिंग क्या होती है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने क्या किया, डीएनए को कई फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है इन्हें हमें सेपरेट करना है।
सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम इसे फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं एंड इस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं ब्लोटिंग। तो अगर हम ऐसे डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम कहते हैं सदर्न ब्लोटिंग। आरएनए को ट्रांसफ़र करते हैं तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग। प्रोटीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है, तो ये ब्लोटिंग का यही प्रोसेस है जो मैंने अभी बनाया कि डीएनए को पहले डीएनए फ्रेगमेंट में तोड़ा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया एंड फिर उसके ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर क्या लिया, इसमें नाइट्रोसेलुलोज पेपर लिया एंड उसके ऊपर हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को ले लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग। तो ये या नॉर्दर्न ब्लोटिंग है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है और सदर्न ब्लोटिंग है। तो नया केस में साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग में क्या, हम डीएनए और प्रोटीन को इकट्ठे स्टडी करते हैं, तो इसकी डिटेल्स हमें जाननी नहीं है। उसके बाद है काइमेरिक डीएनए, हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम डीएनए के दो सैंपल लेते हैं, डीएनए सैंपल ए और डीएनए सैंपल बी। डीएनए सैंपल ए का मान लो ये एक डीएनए है एंड ये डीएनए सैंपल बी है। इन दोनों में हम एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे। तो हमने कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, इको आर1। तो इको आर1 में दोनों, तो इको आर1 ने क्या किया, दोनों में सेम तरह के स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस कर दिया एंड फिर डीएनए लाइगेज ने इन दोनों एंड्स को जोड़ दिया। तो ये जो नया डीएनए बना इसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, काइमेरिक डीएनए। उसके बाद है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उसकी बहुत सारी कॉपी बनाना। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है इन वीवो और एक होती है इन विट्रो। इन वीवो में क्या करते हैं हम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और वेक्टर्स की मदद से बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं एंड इन विट्रो में क्या होता है, हम पीसीआर का यूज़ करके उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं। तो क्लोनिक का डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज फ्रॉम वन सिंगल ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट एंड इस पूरी जो पॉपुलेशन हमारी बनेगी कॉपीज़ की उसे हम कहते हैं क्लोन। तो दो तरह की क्लोनिंग है, एक है सेल बेस्ड क्लोनिंग एंड एक है सेल फ्री क्लोनिंग। सेल बेस्ड क्लोनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम करते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और वेक्टर का यूज़ करके, एंड सेल फ्री क्लोनिंग होती है पीसीआर से। तो इसके बाद जो हमारा